आपने इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे, तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, संतोषजनक नहीं है। मुझको लगता है कि चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 15 साल के कब्जे को छीन लिया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत और बीजेपी की हार के मायने क्या हैं? साथ ही गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। कल क्या होगा? क्या गुजरात में मोदी का मैजिक फिर से चलेगा और बीजेपी की 27 साल से सत्ता काबिज रहेगी और हिमाचल में कोई रिवाज बदलेगा या कोई बड़ा उलटफेर होगा? आज करेंगे इसी पर चर्चा। पहले बात करते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव की। परिसीमन के बाद तीनों एमसीडी को एक करने के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें सीटें 275 से घटकर 250 हो गई। इसमें आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर दी है और पार्टी 104 सीटें लेकर आई। तो कांग्रेस एक बार फिर दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस ने 9 सीट तो निर्दलीय उम्मीदवारों को सिर्फ 3 सीटें मिली। वोट शेयर की अगर बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी को 42% से ज्यादा वोट मिले, तो बीजेपी को 39% वोट मिले हैं। कांग्रेस करीब 11 तो अन्य को 4% वोट मिले हैं। ये वोट शेयर जो अलग अलग पार्टियों को मिला। एमसीडी में जीत के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है जो बनता भी है। एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद से भी आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर थी। आज सुबह से ही पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता जब तस्वीर साफ हो गई तो पार्टी दफ्तर पहुंचे। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने बड़ा संदेश दिया। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, मुद्दों से। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। सुनिए। कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। 15 साल पुराने किले को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आज ध्वस्त किया है। कूड़ा राज को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज को खत्म किया है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया। अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी।
एमसीडी के नतीजे आ गए, लेकिन इसके साथ ही आगे की सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी के लिए भी चुनौती अब बढ़ गई है। तो केजरीवाल का कद जाहिर की बातें बढ़ चुका है। विपक्ष के नेता के रूप में केजरीवाल की छवि बढ़ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी वो पार्टी बन गई है जिसने दिल्ली विधानसभा के बाद एमसीडी से भी कांग्रेस को खत्म कर दिया। कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या गुजरात और हिमाचल में बीजेपी कमल खिला पाएगी? क्या एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट पोल में साबित होंगे? नंबर गेम में सही साबित हो पाएंगे? क्या कांग्रेस को हिमाचल में साख बचाने का मौका मिलेगा? सवाल यह भी है कि क्या गुजरात में भी केजरीवाल कांग्रेस को खत्म कर देंगे? जब नतीजे आएंगे तो क्या यही तस्वीर वहां से भी तो निकल कर नहीं आएगी? ऐसे में राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले आज के बड़े सवालों पर चर्चा जरूरी है। आज के बड़े सवाल आपके सामने रखते हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी का कब्जा, गुजरात हिमाचल में क्या होगा? सवाल अगला यह होगा, परिसीमन का दांव बीजेपी को कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया? सवाल अगला यह होगा, गुजरात हिमाचल में किसकी सरकार और किसकी हार? रिकॉर्ड बनेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे, क्या होगा? गुजरात में मोदी मैजिक चलेगा या हिमाचल में रिवाज बदलेगा? टूटेगा 37 साल का रिकॉर्ड। सवाल यह भी है कि 2022 के जो नतीजे आ रहे हैं क्या 2024 का ट्रेलर है, और क्या यह माने किसी के आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ होगी? तो इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी राष्ट्रवाद की बहस आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाते हैं। हरीश खुराना जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम त्यागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। तहसीन पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अकील खान साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन शुरुआत में अकील जी आपसे करता हूं, क्योंकि आपकी विचारधारा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है। खुश तो बहुत होंगे, जीत की बधाई भी, लेकिन गुजरात हिमाचल कल है। देखिए, जो सामने है वो सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कशन करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, दोज हु हैव गिवन, यू हैव पुट ट्रस्ट इन आम आदमी पार्टी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो उम्मीदें लगाई हैं आम आदमी पार्टी से, गारंटी है, वो गारंटी है। आप चाहे कितने भी वो हंसने की कोशिश करें, है नोटंकिया के पापा, लेकिन जो गारंटी है। आप खुश तो बहुत हो गए ना खान साहब? खान साहब आज खुश बहुत है। आप ज्यादा खुश है तहसीन। चलिए तहसीन भाई, लेकिन जो गारंटी दी है वो पूरी होगी, ये सबसे बड़ा। अभी तो खुश होने दीजिए अखिल भाई को, कभी तो उन्हें बोलने का नॉन स्टॉप मौका दीजिए। आज उनका दिन है, आज उनका दिन है अखिल भाई के लिए कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो दिल्ली का जो रिजल्ट निकल के आया है, तो ये शो करता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी जो है उसमें भी बहुत उलटफेर नजर आएंगे आपको, गुजरात में भी। अगर कुछ बेचारी ईवीएम को नहीं परेशान किया, सरकार बना रहे हैं आप लोग, तो बहुत अलग रिजल्ट आएंगे। अच्छा, नहीं, एक सेकंड, एक बात बताइए, गुजरात में ईवीएम में छेड़छाड़ हो जाएगी, दिल्ली में नहीं हुआ एमसीडी में? देखिए, मैंने बहुत सुबह भी बोला आपके पास कि होने को सब कुछ होता है, और किया 20, कम से कम 20% का अगर गैप हो जाए तो फिर बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं होता है ना, 19, 20, 21, 22 का, तो वो उसमें बीजेपी को मौका मिलता है। 20 लाख ईवीएम मशीन है, अभी भी नहीं पता है, और हमारा इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उसको पता होना चाहिए। देश को पता है कि 20 लाख मशीनें गायब हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस कहां कर सकते हैं? आपके पास जानकारी कहां से आई अखिल भाई? 20 लाख मशीनें नहीं गायब हो गई ये अरे क्या बात कर रहे हैं आप? तो चैनल के मतलब आप एंकर हैं, यू मस्ट नो, आपका चैनल तो मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि आपके पास जानकारी कहां से आई? अरे कि 20 लाख ईवीएम की मशीनें देश में गायब हो गई हैं, मतलब कुछ भी बोल दीजिए। आज आपका दिन है, मैंने आपको बधाई देकर शुरुआत कर दी, तो आप कुछ भी बोल देंगे? मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तहसीन जी से पूछ लीजिए, उनको पता है। अच्छा, और सारे टीवी वालों को पता है, सारे देश को पता है, कितनी बार डिस्कशन। चलिए तो तहसीन भाई बता दीजिए, 20 लाख ईवीएम मशीनें कहां गई, गायब हो गई हैं? अखिल भाई कह रहे हैं आपके पास जानकारी है शायद कि कहां गायब होकर गई हैं। नहीं, देखिए, मैं अखिल भाई को अव्वल तो बधाई देना चाहता हूं, आज उनका दिन है। लेकिन ईवीएम पे जो चर्चा है बहुत गंभीर चर्चा है, और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ईवीएम को मैंने स्वयं चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के अंदर, तो इसमें कुछ चैलेंजेस है। लेकिन ये बात कहना 20 लाख ईवीएम मशीन गायब हो गई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें कुछ प्रमाण है, वो अलग तथ्य है। और इसके साथ मैं सौरभ के साथ, इसमें सौरभ भरद्वाज में इसमें काम करते हैं, बट 20 लाख नहीं गायब हुए, ये गलत है। तो हमें गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्या क्रेडिबिलिटी चली जाती है। ईवीएम को, टीवी रिपोर्ट को गलत नहीं कह रहे ना हम, टीवी रिपोर्ट्स हैं, कितनी बार आ चुका है। नहीं, टीवी रिपोर्ट नहीं है, टीवी रिपोर्ट किसी ने नहीं दिखाई, हमने कभी नहीं दिखाई। जैसे भाई आपसे सवाल है, गाली दे रहा है, ये नई चीज हो गई है। एक चीज है, दूसरी हम आ जाए कि जो भी एग्जिट पोल्स थे
एग्जिट पोल्स देखो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, ये आपने भी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, लेकिन एग्जिट पोल्स एक दिशा दिखाती है। वो दिशा दिखाती है कि किस रुझान में हवा जा रही है, किस रुझान में चुनाव के नतीजे आने वाले, और दिल्ली का रुझान था कि आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है। अब सवाल आता है गुजरात में लेकर और आगे। मैं मानता हूं कि गुजरात में, और ये आम आदमी पार्टी के लिए मैं अच्छा कहेगा, अगर आम आदमी पार्टी 15% वोट ले रही है, मैं नहीं मानता हूं कि 20% के ऊपर जाएगी, तो फिर कांग्रेस को एक चैलेंज होगा। ये गुजरात में आपको मानना पड़ेगा, कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत चुकी है, रुझान भी इसी ओर जा रहा था, नतीजे भी यही आए। आम आदमी पार्टी के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री या राहुल जी या किसी को गाली दे। जो उन्होंने वायदे किए दिल्ली के, वो उनको पूरा करना होगा। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अधिकतर वादे पूरे नहीं किए, अब उनके पास एमसीडी आ गई। तहसीन भाई, आपकी विचारधारा कांग्रेस की ओर इंक्लाइन है, और कांग्रेस की ये स्थिति दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी की जीत पर खुश हो जाए, ये स्थिति जब शीला दीक्षित का शासन दिल्ली में तूती बोला करती थी सियासी तौर पर, आज डबल डिजिट नहीं हो पा रहा सर। बहुत बुरा लगता है साहब। मैं सुबह में एक दूसरे चैनल पे था और कांग्रेस के प्रवक्ता खुश हो रहे कि आम आदमी पार्टी जीती और दिल्ली और भाजपा नहीं जीती। ये कांग्रेस को समझना बेहद जरूरी है कि अगर कांग्रेस का दुश्मन थर्ड फ्रंट है, थर्ड पार्टीज, भाजपा जहां है वहां कांग्रेस है, जहां थर्ड फ्रंट आती कांग्रेस नहीं रहती। ये पहली बात, कांग्रेस को ये समझना होगा। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस जहां तीन बार लगातार शीला जी ने गवर्नेंस किया, दिल्ली का चेहरा बदला, वहां पर अगर कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आती एमसीडी में, तो कुछ ना कुछ परेशानी है। लेकिन आप बाहर वालों को क्यों इसके लिए दोष दे? इसमें भाजपा का ना दोष है ना आम आदमी पार्टी का दोष है, दोष आपके खुद का है। आप चुनाव में गिव अप कर दिए। जो नेता कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता है, जो दिल्ली के बड़े नेता है, जिन्होंने सपना देखा था कि शीला जी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, जिन्होंने पार्टी को अन्य सूबों में भी बर्बाद किया, उन पे क्या एक्शन हो रहा है? वो तो बटूरा खा रहे आज भी। क्या नाम है तहसीन भाई? मैं नहीं जानता, जो भी है, जो भी बड़े बड़े नेता जो बटूरा खाते हैं, मैं नहीं जानता। एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 19 लाख मशीन मिसिंग है, ईवीएम मशीन। ठीक है, हम चर्चा करते हैं इस पर, वो रिपोर्ट हम देखेंगे। लेकिन दुष्यंत नगर जी, आपसे एक सवाल, कांग्रेस पार्टी गुजरात में कहां, हिमाचल में कहां, दिल्ली में एमसीडी में तो ये हाल है, और जो चुनाव से कटने के बाद तहसीन भाई ने कही पूरी चुनाव में कांग्रेस पार्टी कटी रही है, यानी सिर्फ यात्रा करती रही, एक आध बार गेस्ट अपीयरेंस जरूर हुआ गुजरात में, बाकी जगहों पर कोई मतलब नहीं, हालांकि दावे जरूर हुए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव बहुत प्रभावी तरीके से लड़ा, राहुल गांधी ने काम किया। देखिए, आप पूरी बात करने दीजिए मेरे को खत्म, फिर अपनी बात रखिए। बूथ मैनेजमेंट पे काम किया, पिछले चुनाव में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। कांग्रेस के पास में संसाधनों की कमी है, भारतीय जनता पार्टी के पास में सत्ता और संसाधनों की शक्ति है, इसलिए उनका कैंपेनिंग बहुत तेजी से दिखता है, और दूसरा उनको सपोर्ट भी मिलता है मीडिया से। कांग्रेस के पास उन चीजों की कमी है, तो इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं दिखती नहीं है चीजें, लेकिन जमीन पे काम हुआ है। जितना कम करके लोग आंक रहे हैं गुजरात में, वैसा है नहीं। दुष्यंत भाई, ये अंदाज बहुत पुराना हो गया कि मीडिया से सपोर्ट मिलता है। साहब, आपके नेता जाएंगे नहीं प्रचार करने के लिए, राहुल गांधी हिमाचल में कितनी बार गए? देखिए, एमसीडी के लिए कितने बड़े नेताओं ने प्रचार किया? जी, गुजरात में गए हैं, प्रदेश में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। पहले आपने जो कहा कांग्रेस को खत्म कर दिया ओपनिंग रिमार्क्स में, उससे भी मैं सहमत नहीं। हमने सवाल उठाया, हमने ये नहीं कहा खत्म कर दिया। नहीं, सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखिए। हिमाचल प्रदेश में मीडिया लगातार इस बात को उठा रही है, कोई केंद्रीय नेता नहीं गया। हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित मुख्यमंत्री वहां के ऑब्जर्वर थे। सचिन पायलट देश के एक पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने वहां पूरा कैंपेनिंग चलाई। प्रियंका गांधी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, खड़गे जी ने वहां जनसभा की। अच्छा, राहुल गांधी गुजरात गए, हिमाचल क्यों? आप राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने एक काम दिया है, जो भारत जोड़ो यात्रा उदयपुर संकल्प में पार्टी का डिसीजन है, उसको श्री राहुल गांधी, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह जी उसके चल रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, राज्यों के चुनाव है, उनके लिए अलग अलग लोगों की जिम्मेवारी है। रघु शर्मा जी गुजरात के इंचार्ज हैं, वहां देखेंगे आप कैंपेनिंग कितने लोगों ने की। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री पृथ्वीराज चौहान, अन्य बहुत सारे लीडर्स हैं, अशोक गहलोत जी, वर्तमान मुख्यमंत्री खड़गे जी। और कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया कि राहुल गांधी को नहीं भेजिए, नहीं तो स्थिति और बुरी हो जाएगी। नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा आज देश में जिस तरह से नफरत का माहौल है, जिस तरह घृणा का माहौल है, उसको प्रेम में बदलने के लिए उन्होंने एक पहल की है। वो जा रहे हैं, मतलब ये चुनाव शिवम त्यागी राहुल गांधी की प्रेफरेंस में नहीं थे।
नहीं, मुझे लगता है कि आज के सुपरस्टार तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो मैं उन्हीं से शुरुआत करके कहना चाहूंगा। वो करते हैं ना ऐसे ये लिख के दे दिया है, एमसीडी में बीजेपी की 20 सीट नहीं आने वाली। कैसे फर्जी सेफोलॉजिस्ट है, गले तक आ गया इनके, इतना बुरा हाल है। मैंडेट से सिर्फ 4-5 सीटें ऊपर है ये, और क्या था, ऐसे राइट ऑफ कर दिया, बीजेपी है ही नहीं। प्लीज इनको बीच में मत बोलवाइए, रिक्वेस्ट है। मतलब आप देखिए ना आज रिजल्ट क्या है, बीजेपी 3% प्लस लेकर गई है सीटें। मैं बिल्कुल कहता हूं हार को सम्मान के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये भारत जोड़ो वाले यात्रा वाले, देखिए जी, राहुल गांधी को मैं बहुत पहले पीछे छोड़ चुका हूं, बहुत पीछे छोड़ चुका हूं मैं राहुल गांधी को। मैं राहुल गांधी को नहीं जानता। हाँ देखिए वो हंसे हैं ना, हंसे हैं। कैसे कैसे नेता हैं। मैं मां कसम खा के कह रहा हूं कि वाकई 135 साल पुरानी पार्टी को खत्म करने के लिए, उसका बंटाधार करने के लिए राहुल गांधी लगता है वही आदमी कर सकता है इस पार्टी को खत्म। ये कहते हैं कि हमने प्रचार किया, एमसीडी शून्य, गायब हो गए। इतने बड़े बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी में चले गए। उसके बाद गुजरात गायब हो गए, कहां है, कहते हैं वो राहुल जी नहीं जाएंगे। हिमाचल कहां है। अब आप एग्जाम्पल सुनिए, 42.32% वोट था इनके पास, कांग्रेस वालों के पास। मुंबई में ना एक कहावत बड़ी फेमस है कि बिल्डिंग बनी हुई है, वो थोड़ी सी खराब बन गई ना तो उसमें चेंजेस नहीं करते, 10 सेकंड और उसको तोड़ के नई तरीके से बनाएंगे। अगर 42% पे से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ना शुरू किया होता तो आज गुजरात में कहां होते। और ये कहते हैं कि नहीं ये दिक्कत है, वो मेरा मानना है, ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस जिस तरीके से खत्म होती जा रही है, आपने उसको अपने आप का रिप्लेसमेंट बनाया है। लेकिन दूसरे एंगल से ये भी एक बात सच है कि केजरीवाल अपने आप को कहते हैं कि मैं मोदी जी से लड़ूंगा, मैं मोदी जी से लड़ूंगा। 0 सीटें हैं उनकी लोकसभा में, 0 0 सीट है आपकी लोकसभा में भाई, राज्यसभा में 3। आपसे अभी भी मुझे लगता है 1000 गुना बेहतर कांग्रेस से। बिल्कुल सही कह रहे थे दुष्यंत जी, 750-800 विधायक उनके, 55 सांसद उनके, और ये 4 वो नाली और ये सब साफ। ठीक है चलिए, नहीं ये स्थिति ठीक है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर खुश हो जाए, आप कांग्रेस को बेहतर बता दें। आप भी चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस फाइट में रहे। हरीश खुराना जी का मैं ठीक है, अभी डिबेट नहीं 1 मिनट रुक जाइए, मैं शुरू में बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। नहीं अखिल भाई, अभी मैंने डिबेट ओपन नहीं किया, प्लीज नहीं, ये डेकोरम मेंटेन करिए। शिवम त्यागी डेकोरम मेंटेन करिए। अभी मैंने डिबेट ओपन नहीं किया है, मैं शुरुआती टिप्पणी सबसे ले लूं। हरीश खुराना जी, दिल्ली में एकीकरण हो गया, एक दांव, सत्येंद्र जैन के वीडियो आ गए, तमाम बातें हुई, लेकिन कोई दांव काम नहीं आया सर, एमसीडी बच नहीं पाई। नहीं देखिए, मैं पॉजिटिव आदमी हूं और मैं इसके अंदर भी पॉजिटिविटी देखता हूं। आप ये कहिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, मैं उसको ऐसा नहीं मानता। उसका कारण है, देखिए जिस प्रकार से आप याद करिए अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा था, 230 सीटें आ रही हैं जी, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं। क्या हुआ अल्टीमेटली, आज 130 सीटों के लिए उनको हाफना पड़ गया। दूसरी बात, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है। तीसरी बात, बड़े कट्टर ईमानदार अपने आप को जो लोग कहते थे, मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी, क्या हुआ, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए। तो लोगों ने मैंडेट दे दिया, जवाब दे दिया कि भाई साहब ऐसा नहीं चलने वाला। आपको जो है वो आपको शासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी कारगुजारियां हैं, जो आपके भ्रष्टाचार है, उसको भी आप कहीं ना कहीं लेंस की नजरों से देखा जा रहा है। ताकि कभी मनीष सिसोदिया जैसे जो कट्टर ईमानदार लोग हैं या सत्येंद्र जैन जो जेल में हैं, उनकी अपनी सीटें हार गए और हमारा परसेंटेज बड़ा है। इसलिए मेरा कहना है कि मैं पॉजिटिविटी देखता हूं इसके अंदर। और निश्चित तौर के ऊपर मैं मानता हूं कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन जिस प्रकार के सर्वे जो हमें बिल्कुल रूल आउट कर रहे थे कि हमारी सीटें नहीं आ रही हैं, हम बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं, उन सबको एक जवाब मिला कि निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं, हरीश खुराना जी नहीं आ पाए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी करिए। ये बताइए कि जीता कौन? 51% से ऊपर जो भी है वो जीत है, 51% के नीचे जो है वो हार है 49% पे। तो जीता कौन है? आप पेनी वाइज पोन फुलिश, आप ट्राइबल चीजों को लेकर के जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मतलब पाउंड है उसको तो आप बोल रहे हैं बेवकूफ है, और जो पेनी है जो 25 पैसे है, वो जो आप छोटी छोटी जगह पे किसको बेवकूफ बोल दिया, उसको आप प्रोमिनेंट अखिल कर रहे हैं। भाई, तो ये कौन सा लॉजिक है? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो जिसका मेयर बनेगा,
मेयर बना रहे ठीक है, मैं एक टिप्पणी हर्षवर्धन जी से ले लूं, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं। अखिल भाई एक मिनट, अखिल भाई नहीं सर, मुझे इनसे डिबेट नहीं करना पड़े, मैं इन जैसे लोगों से डिबेट नहीं करता। नहीं ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी के पास जाता हूं। हर्षवर्धन जी, आज एमसीडी, कल गुजरात और हिमाचल, रिकॉर्ड बनेंगे या टूटेंगे कल? सर आपका विश्लेषण। अखिल भाई एक मिनट रुक जाइए, मैंने डिबेट ओपन नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे बिल्कुल सख्त होने पर मजबूर मत करिए। हर्षवर्धन जी, देखिए राकेश जी, निश्चित तौर पर एक रिकॉर्ड तो बना है और आज भी बना है, कल भी बनेगा। और मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वो काम किया है जिसकी लंबे समय से उन्हें जरूरत थी। एक तो ये कि पहली बार ये है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे हराया है। लड़ाई में होना और सारी चीजें अलग बात है, लेकिन पहली बार है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अब ये दिल्ली भाजपा और भाजपा के नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि वो कैसे इससे आगे जाएंगे, क्योंकि ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष के शासन के बावजूद अभी भी 100 के आसपास है, 104 सीटें उसको मिली हैं, लेकिन अब वहां एमसीडी में अरविंद केजरीवाल काबिज हो गए। तो एक तो पहले अरविंद जी की पार्टी को बधाई। निश्चित तौर पर इससे यह भी होगा कि अब जो कांग्रेस एक धुरी के तौर पर रहती थी, तो अरविंद जी वो धुरी बन सकते हैं। हालांकि वो किसी के साथ नहीं चलते, अकेले चलते हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। लेकिन इसके साथ ये भी होगा कि अब अरविंद केजरीवाल को बहाने बनाने का अवसर नहीं मिलने वाला है। अभी तक कुछ भी हो, दिल्ली में इतनी गंदी यमुना जिसको साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, दो बार प्रचंड जनादेश के साथ आए, कुछ नहीं किया। हवा साफ करने में कोई काम नहीं किया, या कहें किसी मामले में कोई काम नहीं किया। लेकिन वो कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर उन्होंने उसको मुद्दा बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या साल भर के भीतर सारे कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, जो वादा उन्होंने किया कि 1 साल के भीतर हम कर देंगे। वो कहते हैं कि अब हमें आशीर्वाद चाहिए, लेकिन जब जब इनको सरकार मिली, ये केंद्र सरकार से सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहे। दिल्ली में नगर निगम के मेयर इनके दरवाजे अपने पैसे के लिए बैठे रहे, उनसे मिलने तक नहीं गए। क्या अपना ये अहंकारी रवैया छोड़ेंगे? क्या समस्या के साथ समाधान की भी बात करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है राकेश। ठीक है, चलिए मैं डिबेट ओपन करता हूं। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के ऊपर अभी तक इन्होंने पावर में थे। नहीं, अभी से आप अपोजिशन पर डालने लगे। नहीं अखिल भाई, अभी से अपोजिशन पर डालने लगे। हम करेंगे। अरे आपको यमुना साफ करना होगा। ये तो जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर, तभी उन्होंने कहा था यमुना कितनी साफ हो गई, जाकर देख लीजिए। और ये हरीश खुराना जी ने बात बिल्कुल ठीक बोली। आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सुनिए ना, सुनिए अखिल भाई, आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान, वहां की विधानसभा में कितने वार्ड थे, उन सीटों का क्या हुआ, वो जरा आंकड़े देख लीजिए। चिराग तले अंधेरा है। 51% से ऊपर जीत होती है ना सत्ता में। अच्छा, 20 सीटें आनी थी बीजेपी को, उसका क्या हुआ ये बताइए सीधा सीधा। अभी जो कुछ भी हुआ, अरविंद जी ने सबको थैंक यू बोला। जो हार रहे हैं उनको भी लेके साथ चलेंगे, जो जीते हैं उनको भी। अभी नहीं, मैंने पूछा चिराग तले अंधेरा क्यों? कितना अखिल भाई, चिराग तले अंधेरा क्यों? मत की बात होनी। चिराग तले अंधेरा है ही नहीं। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सब कुछ होता है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, जरा टेलीविजन स्क्रीन देख लीजिए अखिल भाई, जरा टेलीविजन स्क्रीन। अखिल भाई जरा सुन लीजिए, जरा टेलीविजन स्क्रीन देखिए। सुनिए जरा अखिल भाई, सुन लिया करिए प्लीज, पार्टी का मंच नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, टेलीविजन स्क्रीन देखिए। आपके जो बड़े नेता हैं, सबकी तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों ओर बड़ी बड़ी रखी है। अरे सुनिए ना, पहले अरविंद केजरीवाल के बाद भी होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल अकेले नेता है, सबसे बड़े नेता है, ठीक है। जितने बड़े नेता हैं आप देख लीजिए, उनके वार्ड में सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, जो आप लोग कहते हैं ईमानदारी की बातचीत, वहां पर पार्टी की वार्ड वाइज स्थिति क्या है आप देख लीजिए। साफ है सर आप लोग वहां पर? मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि उसकी एनालिसिस की जाएगी और उसमें एक ईवीएम का भी फैक्टर इन्वॉल्व है। ये भी आप अच्छा, मतलब ये सुन लीजिए आप। नहीं, जहां पर आप जीते वहां पर ईवीएम ठीक है, और जहां पर हार गए वहां पर ईवीएम खराब है। ये हिस्ट्री रही है। ये अलग परिभाषा लेकर आते हैं। ये परिभाषा चलेगा क्या? घोटाला किया, लेकिन शिवम त्यागी, ये परिभाषा चलेगा जहां बाकी 135 सीटों पर ईवीएम ठीक है, 10 सीटों पर हार गए, खराब हो गया। गुजरात में भी एक को आत्महत्या करनी पड़ी। चिल्लाना नहीं चाहूंगा प्लीज आपसे। अखिल भाई रिकॉर्ड में है। अखिल भाई रुक जाइए। पूरी तरह से ये साफ है कि भाई बीजेपी। अरे रुक जाइए भैया, लड़ना नहीं है, 1 by 1 बोल लेने दीजिए। और अभी दिल्ली के अंदर वीवीपैट ने यूज किया।
अभी प्लीज रुक जाइए, मेरा नाम शिवम बताइए शिवम भाई रुक जाइए। शिवम एक बार बताइए, वीवीपैट दिल्ली में क्यों यूज नहीं किया, ये बताइए। इनको प्लीज आप बंद कर दीजिए। मैं एक चीज आपसे कहना नहीं, आप आंसर देंगे, बंद क्यों करूंगा? मैं तो चालू रखूंगा, आप नहीं आंसर देंगे। आप चाहते हैं राकेश जी से लड़ूं, मैं नहीं लड़ना चाहता, कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हाँ प्लीज, आपको सवाल कर दिया ना, अब तो चुप हो जाएंगे या नहीं? आंसर दीजिए ना। हाँ ठीक है, मैं इनको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, ये क्राइंग बेबी वाली सिचुएशन कब तक बना के रखेंगे? दिल्ली में जीते हो आप, दिल्ली के वोटर ने आपको चुना है, थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं? आपके बराबर में 2 हमारे भाई बैठे हैं, अरे बिल्कुल इनको प्लीज रोक दीजिए सर। बोला है शून्य हो गया उनका, देखे तब भी तहसीन भाई के मुंह पे कितनी अच्छी स्माइल है। अरे कम से कम आज तो छोड़ दीजिए ईवीएम, प्लीज इनको बंद करा दीजिए। आपको आनंद आ रहा है क्या? अरे मेरे को नहीं चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरे भाई नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए सर। तो चुप हो जाइए फिर, नहीं चाहिए। आप अपने आप में बैकग्राउंड अखिल भाई सुन लीजिए, अखिल भाई सुन लीजिए, जवाब आप नहीं दे पाए। सत्येंद्र जैन के विधानसभा में सभी सीटें क्यों हारी? मनीष सिसोदिया बड़े नेता, वहां पर सीटें क्यों हारी? अमानतुल्लाह खान, जिनको कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुओं, अगर कोई परेशानी है तहसीन भाई गए ना, बात खत्म हो गई। अगर आपको ईवीएम समझ में नहीं आता जाइए कोर्ट, मैं उसको देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन दिल्ली की जनता का अपमान मत कीजिए। बार बार छोटे अमरीशपुरी की तरह बीच में कूद जाते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। मुझे वन ऑन वन लड़ना ही नहीं, आपसे कोई लाभ नहीं है। के ऊपर क्वेश्चन किया, अरे तो जाइए ना, वो कोर्ट में मामला, आप कौन है? आप जीते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट। कमाल बेशर्मी है, ठीक है, ले देकर तो जीते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। 5 साल हमें कुछ नहीं होने वाला, 5 साल ठीक है, आपसी लड़ाई नहीं। एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो यमुना साफ हुई, शिवम, सड़कें शिवम, बनी, शिवम, रेड लाइट शिवम। बनी, पुल बनाए, क्या किया बताइए? शिवम, शांत हो गया। यूनिवर्सिटी बताइए, हो गया। बताइए क्या बनाया? जब पिछले 9 साल में कुछ नहीं किया, 5 साल में क्या कर दोगे? कुछ नहीं करने वाले हो, बिजली पानी, अरे कुछ नहीं करने वाले हो। और एक बात से मैं हर्षवर्धन जी को प्लीज प्लीज में बंद कराइए, क्या है? आप दोनों लोग शांत होइए, आप दोनों लोग शांत होइए। बाद में आंसर कर देना भैया। और एक मिनट अखिल भाई हो गया, प्लीज। इस स्टूडियो में होने का मतलब नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोलेंगे। एक चीज में और इस स्टूडियो का मतलब नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोलेंगे। हरीश खुराना तहसील में आपके पास आता हूं। हर्षवर्धन जी की एक मिनट रुक जाइए अखिल भाई, स्टूडियो का नहीं मतलब है। अखिल भाई आप प्लीज शांत होइए, इन सबकी आवाज डाउन नहीं सर, सबकी आवाज डाउन करिए। मैं डिबेट ऐसे लोगों से नहीं कर सकता। नहीं ठीक है हरीश भाई, जिसका मैं सर राकेश हरीश जी ठीक है। अरे अखिल भाई रुक जाइए ना प्लीज, प्लीज सर मजबूर मत करिए, शांत रहिए प्लीज, ठीक है। इनकी आवाज डाउन रखिए, मुझे मत बुलाओ। हरीश जी 3% वोट शेयर। एक मिनट शिवम प्लीज, शिवम प्लीज, ठीक है शिवम प्लीज। हरीश जी 3% वोट शेयर अप हुआ। हरीश जी पार्टी ने एक मिनट, हरीश जी कहते हैं हमारे आदमी नहीं है। अरे प्लीज आपसी बातचीत नहीं, एक मिनट तहसीन प्लीज शांत होइए, तहसीन प्लीज शांत होइए। हरीश जी 3% वोट शेयर अप हुआ, इसके बावजूद सर आप लोग एमसीडी में सरकार की स्थिति में नहीं है। आकलन होगा या वाकई अब सिर्फ गुजरात और हिमाचल पर फोकस है? निश्चित तौर पे आकलन भी होगा और इसका शुरुआत हमने कर दी है। अब से कुछ देर के बाद हमारी बैठक होने वाली है, 5:30 बजे हमारा टाइम है बैठक का, क्योंकि मुझे इस बैठक में भी जाना है। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि हम निश्चित तौर पे आकलन करेंगे और जो गलतियां हमसे हुई हैं, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, ऐसा नहीं कि हमने कोई गलती नहीं करी होगी, हमसे गलती होगी, उसका आकलन होगा, उसको ठीक करा जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया दिल्ली बीजेपी में, ऐसा नहीं है। मैं पॉजिटिव एंगल देख रहा हूं। पॉजिटिविटी ये है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छे परफॉर्मेंस के बाद चौथी बार हम सरकार बनाने के नजदीक आए थे, नहीं दिया मैंडेट, कोई हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप ये कहो कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। 3-4% वोट बढ़ा है और उसके बावजूद हमारी कुछ सीटें जो हमें जीत सकते थे वो नहीं जीत पाए, उसका आकलन होगा। और अभी 5:30 बजे मैं आपसे माफी भी चाहूंगा, 5:30 बजे एक बैठक हमारी अभी शुरू होने वाली है। एक सवाल का और जवाब देते जाइए, एक सवाल का और आप जवाब देते जाइए। पसमानदा वोट बैंक पर आप लोगों का टारगेट था, वो चारों कैंडिडेट हार गए। हिमाचल में, गुजरात में तो ठीक है, लेकिन हिमाचल में क्या आप मानते हैं कि 37 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा कल? देखिए, निश्चित तौर पे हिमाचल और गुजरात हम निश्चित तौर पे कल जीतने वाले हैं। गुजरात में हमारा आकलन है कि हम ऑल टाइम हाई भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है उसको हम तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल के अंदर भी सरकार हमारी आएगी, हम पूरी तरह से विश्वास है। और ये जो सब विश्वास कोई ऐसे हवा में नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो फौज जिस तरह का काम करा,
हम लोगों ने जो काम किए पिछले कई सालों में, 27 सालों में हमने काम किया गुजरात के अंदर, और पिछले 5 सालों में जैसे हम काम कर रहे हैं हिमाचल के अंदर, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है हम अपने काम के बेसिस के ऊपर जीतते जा रहे हैं। और यहां भी दिल्ली के अंदर भी हम अपने काम के बेसिस पे हमने अच्छा परफॉर्म किया। आफ्टर 3 टाइम्स जीतने के बाद चौथी बार भी हम अगर 100 सीटें क्रॉस कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तहसीन आप कुछ कह रहे थे, उसमें मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं। 10% वोट शेयर डाउन है कांग्रेस पार्टी का, और वो 10% शेयर बढ़ गया है। ठीक है जी, कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि 10% वोट शेयर क्यों कम है। कांग्रेस क्या ऐसा कर रही है कि जिस स्टेट को कांग्रेस ने जिसका सूरत चेंज किया है, सूरत हाल बदला है दिल्ली का पॉजिटिव वे में, वो उस सूबे में नहीं जीत रही, तो कांग्रेस को इस पर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आम आदमी पार्टी, अभी अकील खान साहब कह रहे थे कि 51% पेनी वाइज पाउंड फुलिश, अंग्रेजी मुहावरा कह रहे थे, हम तो चलो रुपये और पैसे वाले गरीब लोग हैं, तो ये जो कह रहे थे 51% उनको पॉपुलर वोट कहाँ मिला है, तो 42% मिला है, 42 पॉइंट कुछ भी, तो 51 कहाँ मिला, 42.05। देखिए नहीं, तो फिर 100% होता, नहीं तो 51 कहां से मिला आपको। तो फिर देखिए हमें जब हम आकलन करते, सर देखिए ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको मिलने वाला है सर। अब मेरे बीच में आप 46% तो अरे अखिल भाई, एक तो गलत वोट मत किया करिए। 42.05% वोट मिला है आम आदमी पार्टी। मैं मानता हूं सर, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भी कभी 50% के ऊपर नहीं मिला, मैं खुद मानता हूं सर, मैं खुद मानता हूं मोदी जी को भी मिला। तो कौन से दावे करते कि हमको 51 मिल गया, 51 मिल, कभी मोदी जी ने दावे किया, राजीव गांधी जी ने दावे किया, कांग्रेस ने किया, ये आप दावे कर रहे हैं, किसी ने क्या किया कांग्रेस के नेता ने? देखिए सीट, अच्छा एक मिनट, अच्छा चलो, मैं डेविल्स एडवोकेट, मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, मैं तो खुश हूं कि भाजपा हार गई, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, तो फिर उसी लॉजिक से आप मोदी जी को क्यों कहते हैं आपके पास समर्थन नहीं है, फिर मोदी जी को 50% से ज्यादा सीट मिले लोकसभा में? ऐसे नहीं होता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक वो होता है, या तो परसेंटेज पे बात करिए या तो सीट पे, दोनों पे आप बात मत कीजिए। अब हम आते तो थोड़ा हम एनालिस्ट सीरियसली ले, यहाँ पर हर्षवर्धन जी है, गंभीर पत्रकार है, यहाँ पे शिवम भाई गंभीर है, थोड़ा हम गंभीर एनालिसिस करें इसको, हम थोड़ा मजाक मत कीजिए ना, तो थोड़ा इसको गंभीरता से हम बात करें, राष्ट्रीय चैनल है। देखिए एक चीज है, कांग्रेस को एक चीज जानना होगा, मैं मानता हूं हिमाचल कांग्रेस जीतेगी, लेकिन मैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, शायद दुष्यंत भाई मेरे से इत्तेफाक ना रखे इसके ऊपर, अगर आम आदमी पार्टी का ये मोमेंटम चालू रहा, और मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि गुजरात में उनको 20% से ज्यादा मिलेगा, आपका एग्जिट पोल कहता है 24-25%, मैं नहीं मानता हूं, बट अगर उनको गुजरात में 15% मिला, कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, कर्नाटका में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी फिर इसके बाद, और दिक्कत ये होगा कि ये 2024 में जाते जाते अगर ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं जीते, तो कांग्रेस के लिए ये प्रॉब्लम भी आ सकता है कि 2024 में कांग्रेस के पास खुद पर एक भी सूबा नहीं होगा। तो कांग्रेस को अब बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि उनका दुश्मन कौन है। लाइटर नोट, ये आपका ईमानदार विश्लेषण है या आपका प्रेम आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ रहा है? मेरा प्रेम सिर्फ कांग्रेस की ओर है, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस को चाहता हूं, सिर्फ कांग्रेस को वोट किया, और मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते। लेकिन अगर आपको एक बीमारी से लड़ना है तो आपको उसको ठीक तरह से डायग्नोस करना पड़ेगा। मुझे आम आदमी पार्टी से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, भाजपा से। मैं आपको और एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, आप कांग्रेस को एक चीज ये भी समझना होगा कि कांग्रेस का दुश्मन कौन है। जहां पर भाजपा मजबूत है वहां पर कांग्रेस तो मजबूत है, दोनों लड़ रहे हैं। राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, पर जहां पर थर्ड पार्टी आती, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह, वहां कांग्रेस खत्म होती है। तो ये कांग्रेस जब सेलिब्रेट करती है कि तीसरी पार्टी जीती, वो कांग्रेस के लिए हानिकारक है। ये कांग्रेस को समझना होगा। जो व्यक्ति शीला दीक्षित को, जिसने सबसे पहले शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की, जिसने आरोप लगाए, वो भाजपा थोड़ी थी, वो तो खुद कांग्रेस के लीडर्स थे। तो ऐसे लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, गंभीरता से देखना, कांग्रेस को देखना। हर्षवर्धन जी, आप तहसीन की बातों से सहमत हैं, और उसमें एक सवाल ऐड कि कांग्रेस की ये स्थिति क्या इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अब चुनावों को गंभीरता से नहीं ले रही है, और ये उसके नेताओं की बातचीत या फिर नेताओं के जो चुनावी दौरे हैं या जो कार्यक्रम तय हो रहे हैं उससे भी दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो तहसीन कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात है, और एक तरह से वो ईमानदार स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। यदि गुजरात के चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा मत प्रतिशत मिल गया तो यकीन मानिए कांग्रेस की मुश्किल बहुत बड़ी होने वाली है। और उसको छोड़ भी दीजिए, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो एमसीडी के चुनाव, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एकदम हाशिए पर चली गई, भारतीय जनता पार्टी देखिए हारी है और उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार कर ही आगे बढ़ पाएगी। लेकिन यह भी सच है कि उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये तपस्या, हम संत हैं
और सद्भावना यात्रा है तो क्या गुजरात में इसका मतलब पूरी तरह से सद्भावना है, वहां यात्रा जाने की जरूरत नहीं, हिमाचल में जरूरत नहीं है, दिल्ली में जरूरत नहीं। और जब आप किसी लड़ाई से बाहर होकर किसी ऐन मौके पर आप कहें अचानक आपको दार्शनिक भाव जगे, तो उसको जनता कैसे अच्छे से ले सकती है? आप या तो फिर दर्शन में ही चले जाइए, आप संत हो जाइए, उसी भाव में चले जाइए, कहीं कि हमको राजनीति नहीं करनी है। आपको अमेठी से वायनाड जाने की क्या जरूरत थी? आप अमेठी से हारे तो वायनाड भागे, आपको पता था कि हार रहे। तो मुझे लगता है कि ये तब अच्छा लगता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम किसी भी राजनीति में नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक बातें करेंगे, दर्शन देंगे, आइडियोलॉग के तौर पर कांग्रेस के काम करेंगे। लेकिन वो सब कुछ चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि उनके माथे हार का ठीकरा न फूटे। इस तरह से ठीक है। तो दुष्यंत भाई, क्या इसीलिए आगे बढ़ती राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से दूर रखा गया कि अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कम से कम इस दौरान हार का ठीकरा तो ना फूटे? मैं थोड़ा भाई को जवाब देना चाहूंगा। जब यूपी के मुख्यमंत्री संत हो सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री एक संत और हो जाएंगे तो बुराई क्या है? और रही बात चुनाव की और भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा तो पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम है, वो अपने तरीके से चलेगा। और कांग्रेस पार्टी का भी एक नहीं, ये भी तो पार्टी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये भी तो पहले से तय था ना कि चुनाव इस दौरान के आसपास होंगे। ऐसा तो नहीं है कि तय नहीं था। कब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है? विधानसभा का कार्यकाल है तो उसके लिए प्रभारी अध्यक्ष पूरी कांग्रेस के पास टीम है, पूरे अपने मतलब इससे पहले राहुल गांधी जो दौड़ भाग कर चुनाव प्रचार कर रहे थे, अध्यक्ष वो की गलत भूमिका में थे, वो गलत था। तब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अच्छा, नहीं, जब अध्यक्ष नहीं थे, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, तब प्रचार नहीं कर रहे थे वो। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे श्री राहुल गांधी। दुष्यंत भाई, अध्यक्ष नहीं रहते हुए राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया। नहीं, अध्यक्ष नहीं रहते हुए उन्होंने प्रचार नहीं किया है। कैंपेनिंग का नेतृत्व किया, उनकी जिम्मेवारी थी, पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी। नहीं, तहसीन भाई बेहतर बताएंगे। राहुल गांधी ने अध्यक्ष नहीं रहते हुए चुनाव प्रचार नहीं किया। नहीं, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। मैं इनसे सहमत हूं इस पर कि जब वो नहीं भी थे अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का आदेश था उनको कि आप जाके कैंपेनिंग कीजिए। तो इस बार आदेश क्यों नहीं है तहसीन? आदेश है कि हार का ठीकरा उनके सिर पर ना फूटे। वो पार्टी से आप सवाल पूछ सकते हैं, वो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये पार्टी का आदेश था कि आप यहाँ भारत को जोड़ो। और पार्टी हिमाचल में प्रियंका जी वगैरह संभालेंगी, और गुजरात के अंदर अशोक गहलोत जी, खड़गे जी, वो ये लोग संभालेंगे। प्रियंका गांधी ने गुजरात में कितने कार्यक्रम किए? हिमाचल की बात कर रहा हूं, और हिमाचल कांग्रेस जीत रही है, ये मैं आज भी कह रहा हूं आपको। मैं कैमरा में देख के कह रहा हूं, हिमाचल कांग्रेस जीत रही है। क्या कह रहे हो? हिमाचल जीत रही है, हिमाचल भी जीत रही है और गुजरात भी जीत रही है। कल देखना। शिवम जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अखिल जी आपके पास आता हूं। शिवम, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ। हर्षवर्धन जी मेरे बड़े हैं, मैं तो अक्सर उनसे चीजें सीखता हूं। इस देश में 2000 के दशक में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को हटाना और बिहार में लालू प्रसाद यादव को हटाना, लगभग ऐसा लगता था कि दशक बीत जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी, पता नहीं कौन हटाएगा। आज वो कहां है हम सब देख रहे हैं। मैं आज आपको कहता हूं, लिख के देते अपने छोटे से अनुभव से, कि ये एक वन मैन पार्टी है जिस आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। शून्य पर जाना पड़ेगा मजबूरन, जैसे वो गए थे। और मैं एग्जांपल एक और चीज कहता हूं, ये जो कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर जो है ये साबित कर दिया 1-to-1 फाइट में। इससे पहले वाले चुनाव में जिसमें 67 सीटें लेकर आए थे आम आदमी पार्टी वाले, फिर 62 लेकर आए, बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हराया था। यही वुफला क्रिएट किया गया था, बिल्कुल ऐसा ही बबल क्रिएट हुआ था। ये इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे, पूरे देश में घूमेंगे, ये हुआ वो कुछ नहीं हुआ। मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि ये संभव नहीं है। और अंत में सुन प्लीज, दूसरे में 62 सीटें आई, प्लीज रुकिए ना। अरे 3 FIR वाले भैया रुक जाओ प्लीज। अरे मैं सिर्फ इतना कहना ये जो है ना, 3 FIR इनके ऊपर इन्हीं की पार्टी आम आदमी पार्टी ने करी हुई है, ये कहते हुए कि ये हमारा आदमी नहीं है। बीच में जम करते रहते, रुकिए जरा। अरे अखिल भाई, ये है क्या? आप पूछिए इनसे, झूठ बोल रहे हैं। FIR आपके ऊपर। इनको अरविंद केजरीवाल जी बुलाते हैं, डांट मारते हैं ऑफिस में बुला के, हमारे नाम से क्यों बैठते हो आप न्यूज चैनल पर, और बीच में बोले जाते हैं, बोलने नहीं देते। रुकिए जरा। अरे सुनिए, चैलेंज करता हूं आपको, आप जो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ पार्टी फिजूल में। ठीक है, मेरे ऊपर FIR कर देना, मैं झूठ बोल रहा हूं। FIR कर देना। चलिए अब मैं बात करूं। हुई है पिछले हफ्ते सारी। अरे क्या बात है, मैं वापस बंद कराइए। कहां झूठ बोल रहे हैं आप? कुछ पता है? अच्छा ठीक है, ये आपसे लड़ाई नहीं। ठीक है, छोड़िए अखिल भाई, ये बताइए। अरे छोड़िए अखिल भाई और आम आदमी, एक मिनट रुकिए। अखिल भाई और आम आदमी पार्टी की क्या लड़ाई है वो देख लेंगे, लेकिन अखिल भाई एक बार, अरे छोड़िए ना वो 3 FIR वाले को चुप करिए जरा। के साथ हूं, चुप रहिए। अखिल भाई 3 बातें, अखिल भाई 3 बातें बताइए। और ये चुप रहिए, ये बड़े घटिया लेवल का झूठ बोल रहे हैं आप।
बड़े घटिया लेवल का। अरे थर्ड क्लास से भैया, थोड़ा इन पर ऊपर 3 उठो, FIR थर्ड हुई क्लास है। वाली बातें मत करो। टाइम्स वालों समझे ना? से मेरी अरे क्या गुजारिश है, आम आदमी अरे पार्टी के ये- कोऑर्डिनेशन अरे से सुनो, फोन करके अरे- पूछ लो। अरे कौन अगर भेजा? मैं झूठ अरे बोल रहा मैंने हूं, लिख बट करके कृपया दिया है करके सबको। प्लीज अरे बोलने मैंने दो। भेजा है। अरे भैया, मैंने सबको लिख करके अरे दिया है मेरे कि भाई- मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। ठीक है, समझे ना? ठीक है। प्रवक्ता अब नहीं कृपया हूँ। करके मैं ठीक है, बोलूं मैंने क्या? भेजा। एक मिनट शिवम, दोनों लोग अरे शांत मैंने रहिए। भेजा है जनाब शिवम, अली। अरे भैया, और इनको मेरी अखिल ड्यूटी है। खान सुनिए। अरे अखिल खान सुनिए ना प्लीज। सेशन में ये कहां से ये लड़ाई आप लोग दोनों लोग की आवाज डाउन करिए पहले। नहीं, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। शिवम, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। अखिल भाई, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आप माफी मांगो, ये बेकार की बात। अखिल भाई बताइए, कूड़े का पहाड़ कब तक हटेगा? अरे बताइए, कूड़े का पहाड़ कब तक हटेगा? अरे कूड़े का पहाड़ कब तक हटेगा? पर्सनल अटैक जितनी बार कूड़े का पहाड़ कब तक हटेगा? अरे आप हार गए तो उसको एक्सेप्ट करो ना। अखिल भाई, कूड़े का पहाड़ कब तक हटेगा? करने लगते हो हैं? केजरीवाल जी ने मना किया। अरे केजरीवाल जी ने मना किया होता तो मैं यहाँ बैठा होता? मैं होते नहीं यहाँ पर। कहाँ से बात कर रहे हो यार? हैं? थर्ड क्लास बातें करते हो। आप दोनों लोग शांत नहीं हो रहे हैं। मैं हर्षवर्धन जी का रुख कर रहा हूँ। स्टूडियो की आवाज डाउन कर दीजिए। स्टूडियो से किसी की आवाज नहीं जा रही। लेकिन हर्षवर्धन जी, अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं। ये ठीक है कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनका कद भी बड़ा है। स्टूडियो से आगे किसी की आवाज ऑन एयर नहीं। हर्षवर्धन जी की आवाज सिर्फ ऑन एयर जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पर राकेश जी, चुनौतियां बहुत बड़ी हो गई हैं। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक की राजनीति में कोई उदाहरण नहीं पेश किया है। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जिसको वो कह सके। अगर आप कुछ विद्यालयों में कुछ बेंच लगवाकर उसका रंग रोगन कराकर कहें कि ये शिक्षा का मॉडल है, या पेड आर्टिकल छपवा कर कहें कि ये शिक्षा का मॉडल है, तो ये नहीं हो सकता है। आप अगर स्वास्थ्य मॉडल को कह रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई, जो मोहल्ला क्लिनिक मौके पर काम ही नहीं आई, तो ये नहीं हो सकता है। उनके कई मंत्री, पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई मंत्री बर्खास्त हुए, जेल गए। सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। और उनके जिस तरह से अनैतिक कृत्य के जेल के भीतर जेल मैनुअल का उल्लंघन, इससे बड़ा अनैतिक नहीं हो सकता अगर खुद जेल मंत्री कर रहा हो। तो इस तरह की स्थितियों के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल आज सत्ता में आए हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को उनसे भरोसा होगा। लेकिन क्या ये भरोसा बना रह पाएगा? क्या बहानेबाजी की राजनीति बंद होकर कुछ सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे क्या? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की असली चुनौतियां अब शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलने के अखिल बाद। खान जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही थी। शिवम, आपकी भी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही थी। आपने आज लड़ाई लड़ी अखिल भाई, कल भी जवाब देना होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं कह रहा था संयम रख लीजिए। चलिए, कल नतीजे आएंगे हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के। सुबह 6 बजे से टाइम्स नाउ भारत पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे, सटीक विश्लेषण के साथ। फिलहाल वक्त ब्रेक का।